क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ his income increases by 20% and his expenses increases by 10%. Find the percentage growth in his savings. उसकी बचत की वृद्धि अपन को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करनी। ठीक है, अगेन 2 से 3 तरीके से देखा जाएगा इस क्वेश्चन को। पहला तरीका रेशियोज से बात करते हैं। हमें बताया गया है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 75% जो है व्यय करता है। 75% व्यय करता है, 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए। 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/4। इसका मतलब उसकी जो इनकम है वो है 4 पार्ट्स, जिसमें से जो एक्सपेंडिचर है वो है 3 पार्ट्स। तो बचा हुआ जो 1 पार्ट होगा वो क्या होगा? सेविंग होगा। क्वेश्चन में बताया है कि हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, यानी 4 पार्ट का 20%। 4 पार्ट का 10% कितना हुआ? 0.4। 20% कितना? 0.8। 0.8 से इनकम बढ़ गई, तो नई इनकम कितनी आ गई? 4.8 आ गई। लाइकवाइज बताया कि उसका जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है। तो 3 पार्ट्स का खर्चा था जिसका कि 10% कितना होगा? 0.3। तो नया एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 3.3। सो अब नई सेविंग अगर मैं निकालना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा? इनकम 4 पार्ट थी, एक्सपेंडिचर 3 पार्ट था, सेविंग 1 पार्ट। कैसे निकाल? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो सेविंग है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलाकर के इनकम बनता है। सो यहां पे भी अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को क्या कर दो? माइनस कर दो। 4.8 में से 3.3 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। पहले की सेविंग कितनी थी? 1 थी, अभी कितनी है? 1.5। इंक्रीज कितने का हुआ? 0.5 का। कितने पे? 1 पे। परसेंटेज में कितना? 50% इंक्रीज हुआ। एक तरीका हो गया रेशो वाला। अब इसकी जगह अगर हम परसेंटेज का अजम्पशन लेके चलें, यानी हम वैल्यू अज्यूम करते हैं, वैल्यू अज्यूम करें तो हम मान लेते हैं व्यक्ति की इनकम कितनी है? 100 रुपीज है। इनकम 100 रुपीज है। 100 रुपीज का 75%, 100 का 75% यानी कितना? 75। तो खर्चा कितना हो गया? 75 रुपीज का खर्चा हो गया। ऐसे में सेविंग कितनी निकल के आई? भाई किसी भी इंसान की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग इसको मिलाकर के ही बनती है। सो एक्सपेंडिचर है 75 रुपए का, इनकम है 100 रुपए की। अगर सेविंग निकालना चाहूंगा तो सेविंग कैसे निकालूंगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लूं, यानी 25 रुपए की सेविंग आ। हमें बताया गया कि इनकम में जो बढ़त हुई है वो कितने परसेंट की दी है? 20% की। और एक्सपेंसेस में जो बढ़त हुई है वो कितने परसेंट की दी है? 10% की। तो 100 का 20% यानी कितना? 20 रुपए बढ़ाना है टोटल। और एक्सपेंडिचर में बढ़ाया है 10%, यानी 75 का 10% कितना? 7.5। टोटल मुझे 20 चाहिए, जिसमें से 7.5 तो एक्सपेंडिचर से आ रहा है, बचा कितना? 12.5। ये जो 12.5 का इंक्रीमेंट हो रहा होगा ये किस में हो रहा होगा? सेविंग में। इनकम में 20 रुपए बढ़ गए, यानी मेरी जेब में 20 रुपए और एक्स्ट्रा आने लग गए। उन 20 रुपयों में से मैं सिर्फ 7.5 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो बचा कितने रहा हूं? 12.5 रुपए और बचा रहा हूं। 12.5 रुपए में अभी बचा पा रहा हूं एक्स्ट्रा। पहले कितने बचा पाता था? 25 बचा पाता था। तो 12.5 25 का कितना परसेंटेज है? ये 1/2 यानी कितना? 50%। क्लियर? इसके अलावा और कोई तरीका पॉसिबल है? हाँ, इसके अलावा एक तरीका और पॉसिबल है, और वो है जो कि हम एवरेजेस में सीख के आए हैं। एवरेजेस में कैसे? भाई 75% का एक्सपेंडिचर बताया, 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/4। यही होती है 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर कितना है? 3 का। इनकम कितनी है? 4 की। तो सेविंग कितने की हो रही होगी? 1 की। सेविंग कितने की हो रही होगी? 1 की। अब ओवरऑल में जो बढ़ोतरी दिखाई गई है वो कितने की दिखाई गई है? 20% की, यानी ऑन एन एवरेज 20% बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज 20% बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 3 दोस्त हैं ये लोग 10-10% का ही इंक्रीमेंट लेके बैठे हुए हैं। ये तीनों दोस्त 10-10 चॉकलेट्स ही लेके आए हैं। 3 दोस्त के पास 10-10 चॉकलेट्स थी और एवरेज चारों दोस्तों का बैठ रहा है 20 चॉकलेट का। तो ये एक दोस्त कितनी चॉकलेट्स लेके आए? यदि ये एक दोस्त 10 चॉकलेट लेके आएगा तो सबका एवरेज 10 का हो जाएगा। लेकिन अब 4 दोस्तों के लिए 10-10 एक्स्ट्रा लाना है, तभी तो जाकर के एवरेज 20 का बनेगा। तो 4 लोगों के लिए 10-10 एक्स्ट्रा यानी 40 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। सो 10 + 40
अगर 50 चॉकलेट्स लेके आ जाता है तो एवरेज 20 का बन जाएगा। 50 चॉकलेट यानी 50% अगर इंक्रीज हो गया तो ऑन एन एवरेज 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। weights of two friends Ram and Shyam are in the ratio of 4:5. Ram's weight increases by 10% and the total weight of Ram and Shyam together becomes 82.8 kgs with an increase of 15%. ठीक है, find out by what percent the weight of Shyam increase. हमें बताया गया क्वेश्चन में कि राम और श्याम का वजन जो है वो 4:5 इस अनुपात में है। राम का वजन बढ़ा 10% से और दोनों का वजन बढ़ने के बाद 82.8 किलो हो गया और कुल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 15% की वृद्धि हो रही है टोटल। ठीक है, हमसे पूछा है कि श्याम का वजन कितने परसेंट से बढ़ा हो। सो अगर इसको हम बिल्कुल स्कूल वाले तरीके से देखना चाहें, बिल्कुल स्कूल वाले तरीके से अगर देखें तो अभी जो न्यू वेट है वो ओरिजिनल टोटल वेट का 115% होगा। न्यू टोटल वेट। अभी जो नया वजन आ रहा है 82.8 किलो, वो पहले जितना भी ओरिजिनली दोनों का मिला के टोटल होगा उसका 115% होगा। नया वजन कितना देके रखा हुआ है? 82.8 kg इज इक्वल्स टू, अगर ओरिजिनल वेट मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 115 से यहां डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 100। एक पॉइंट यहां कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल आउट किया, 20 टाइम्स में 100 आ जाएगा, 3 बार में 15 यानी 23। 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार में? 2 बार। 23 के टेबल में 82 नहीं आता, 23 के टेबल में 69 आता है। कितनी बार में आ जाता है? 3 बार में आता है। रिमाइंडर कितना? 13। रिमाइंडर कितना? 13। अब 138 23 के टेबल में 6 टाइम्स में आ जाएगा। 138 23 के टेबल में 6 टाइम में आ जाएगा, तो 36 इंटू 2 यानी कि 72। सो ओरिजिनली जो टोटल वेट था वो कितना निकल गया? 72 kgs का। हमें बताया राम और श्याम का जो अनुपात है, राम और श्याम के वजन का जो अनुपात है वो है कितना? 4:5। यानी टोटल कितना आ रहा होगा रेशियो वाइज? 9 पार्ट्स, जिसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 72। इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी है? 8। 4 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू कितनी हो गई? 32। और 5 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू कितनी हो गई? 40। यानी राम का वजन कितना था? 32 और श्याम का वजन कितना था? 40। अब 72 किलो से बढ़ के 82.8 किलो हो गया है। यानी टोटल में अगर इंक्रीज की बात करूं तो टोटल में इंक्रीज हुआ है 10.8 किलो का। 10.8 किलो का टोटल में इंक्रीज हुआ है। राम के वजन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो राम का वजन बढ़ रहा है कितने परसेंट से? 10% से। सो 32 का 10% कितना होता है? 3.2। टोटल बढ़ाना है 10.8, जिसमें से 3.2 तो राम के वजन में बढ़ रहा है। बचा कितना? 10.8 में से 3.2 माइनस किया तो 7.6। इतना किलो किसको बढ़ाना है? श्याम को बढ़ाना है। कितना परसेंटेज होगा? 7.6 40 का कितना परसेंटेज होगा? ये एक जीरो कैंसिल, ये पॉइंट कट कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल आउट किया 76 को तो 19% निकल के आ गया। यानी श्याम के वजन में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 19% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, 19% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। सही है? ओके, ये एक तरीका था। मुझे तो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज गो अहेड विद दिस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप ये कैलकुलेशंस एग्जाम में कर रहे हैं तो नो वंडर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक्स्ट्रा शीट्स लेने की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए? अगेन ध्यान से, डेटा दिया है रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में, आंसर पूछा है हमसे परसेंटेज के फॉर्म में, ट्रू वैल्यू को यूज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? आइए देखते हैं कैसे किया जाए। राम का वजन, श्याम का वजन और टोटल रेशियो देके रखा हुआ है ओरिजिनली 4:5 का। टोटल कितना हो रहा है? 9 का। हमें बताया गया है कि राम के वजन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 10% का। तो 4 का 10%, राम के वजन में इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का।
तो 4 का 10% यानी कितना 0.4, और टोटल जो वजन है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितना 15% का, तो 9 का 15% 135, लेकिन परसेंट है तो 1.35, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना देखने को मिलना है हमें 1.35, जिसमें से 0.4 का इंक्रीमेंट राम के वजन में हुआ है। बचा कितना 0.4 इसमें से माइनस करूंगा तो 0.95 का जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके वजन में होगा, श्याम के वजन में होगा। परसेंटेज निकाल लो, 0.95 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, डबल जीरोस कैंसिल आउट हुए, डेसिमल हटा, 5 से कैंसिल आउट किया 95 को, 19% का इंक्रीज देखने को मिल गया श्याम के। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो हम स्कूल में सीख के आते थे और जो हमने अभी सीखा है उसमें कितना डिफरेंस है। इसके अलावा और क्या, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में डेटा दिया है, वैल्यूज को आप खुद से अज्यूम भी कर सकते हैं, वैल्यूज को आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं, यानी आप टोटल वेट को अज्यूम कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है 82.5 को 82.8 को उठाने की, आप टोटल वेट को खुद से अज्यूम कर लीजिए। लेकिन क्या अज्यूम किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में राम और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 दिया है, तो 4 + 5 9 का मल्टीपल अज्यूम, 9 का मल्टीपल मैं मान लेता हूं टोटल वेट हो गया 90 किलो, क्योंकि 9 पार्ट्स का मल्टीपल हो रहा है। तब क्योंकि टोटल वेट 90 किलो है तो राम का वजन 40 किलो होना चाहिए और श्याम का वजन 50 किलो होना चाहिए। टोटल 90 किलो पे 15% का इंक्रीमेंट है, 90 का 10% 9, 5% यानी 4.5, 9 और 4.5 यानी 13.5 किलो वजन बढ़ना है। राम का वजन 10% से बढ़ा है, 40 का 10% यानी 4 किलो बढ़ा है, 13.5 किलो में से 4 किलो तो राम ने दे दिए, बचे कितने किलो 9.5 किलो। 9.5 किलो किसको बढ़ाने पड़ेंगे, शाम को बढ़ाने पड़ेंगे। कितने किलो पर बढ़ाने पड़ेंगे, 50 पर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 50 पर 9.5 है तो 100 पर कितना होगा, 50 का दुगना किया तो 9.5 का कितना दुगना, यानी कि 19% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसके अलावा और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं एवरेजेस से। एवरेजेस भी तो सीखा हुआ कि भाई राम श्याम वजन का रेशियो कितना 4:5, टोटल कितना 9। 4 दोस्त थे, चारों के पास 10-10 चॉकलेट्स का एवरेज था। 4 दोस्त थे, चारों के पास 10-10 चॉकलेट्स का एवरेज था। 5 नए दोस्त आए, कितनी चॉकलेट्स ऑन एन एवरेज लेके आए, ताकि पूरे के पूरे 9 दोस्त का जो एवरेज है वो 15-15 का एवरेज हो जाए। सो यदि ये 5 दोस्त 10-10 सब जने लाए होते तो सभी का एवरेज 10 का हो गया होता, लेकिन पूरे के पूरे 9 जनों के लिए 5-5 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा लाए, तो 9 × 5 45 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा लाए। कितने दोस्त एक्स्ट्रा लाए हैं, 5 दोस्त, तो हर व्यक्ति कितनी ला रहा होगा, 9 चॉकलेट एक्स्ट्रा ला रहा होगा। 10 तो लानी ही थी, साथ ही साथ 9 और लानी पड़ गई, तो हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज 19 चॉकलेट्स लेकर के आ रहा होगा। ये रहा हमारा आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, a salesman's commission is 5% on all sales up to rupees 10,000 and 4% on all sales exceeding rupees 10,000. He remits rupees 31,100 to his parent company after deducting his commission. Find the total value of sales. कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ लैंग्वेज मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक सेल्समैन है, उसका एक कंपनी से टाई अप हुआ है। वो टाई अप क्या है कि भैया पहले की जो 10,000 रुपए तक की सेल होगी, मैं आपके लिए पेन बेच के दे रहा हूं, लेकिन पहले 10,000 रुपए तक के मैंने जितने पेन बेच के दिए उस पर मैं 5% कमीशन दूंगा, और उसके ऊपर जितना भी मैं सेलिंग करूंगा उस पर आप मुझे भले 4% की कमीशन दे दें। ठीक, ऐसा करने पर एक सेल्समैन यदि कंपनी को अपनी कमीशन काटने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो वापस दे रहा है 31,100। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, यानी उसने टोटल कितने रुपए की सेल करी हो, ये निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में टोटल वैल्यू ऑफ सेल पूछी है, यानी 31,100 का ये जो फिगर है इसको हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते, अनलाइक पिछले क्वेश्चंस। पिछले क्वेश्चंस में टोटल वैल्यू कुछ पूछी ही नहीं थी, हमसे सिर्फ परसेंटेज के बारे में डेटा पूछा गया था, इस वजह से हम जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है उसको हमेशा ओवरलुक कर ले रहे थे, बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है
कि जो सेल्समैन है वो 10,000 रुपए की सेल करेगा प्लस उसके ऊपर कुछ ना कुछ सेल करेगा, राइट। 10,000 रुपए की सेल करेगा प्लस उसके ऊपर कुछ ना कुछ सेल करेगा। अब 10,000 रुपए के ऊपर वो जो कमीशन ले रहा है, कमीशन ले रहा है, वो कितनी ले रहा है? 5% ले रहा है। सो 10,000 का 5% यानी कितना? 500 रुपए उसकी कमीशन, 500 रुपए उसकी कमीशन है। एंड जो भी 10,000 के ऊपर की सेल करेगा उस पे जो वो कमीशन लेगा वो कितनी परसेंट लेगा? 4%, यानी 4% ऑफ एक्स जो है वो अपनी कमीशन चार्ज कर रहा है। सो वो कंपनी को वापस पैसा कितना दे रहा होगा? कंपनी को वापस पैसा कितना कर रहा होगा? कंपनी को जो पैसा वो वापस कर रहा होगा, 10,000 में से तो 500 रुपए रख लेगा, यानी कि 9,500 रुपए कंपनी को वापस देगा। और ये एक्स जो कि अपने आप में है 100%, इसमें से 4% अपने पास रख लेगा, यानी 96% ऑफ एक्स कंपनी को वापस दे देगा। टोटल जो पैसा उसने कंपनी को वापस देके रखा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें देके रखी हुई है 31,100 के बराबर आ रही है। सो ये 9,500 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे ही इसको माइनस किया तो 96% ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आई। इसमें से अगर हम 10,000 माइनस कर दें, 21,100 और 500 वापस प्लस कर दो तो 21,600। 96% की वैल्यू कितनी आ गई? 21,600। अब 24 के टेबल में 96 आ जाता है, कितनी बार में आ जाता है? 4 बार में। और 24 के टेबल में 216 आ जाता है, कितनी बार में आ जाता है? 9 बार में। तो 4% ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 900 है तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका हमने कितने गुना किया? इसका हमने कितने गुना किया? 25 गुना। इसका भी 25 गुना कर लो। 9 का 25 से मल्टीप्लाई करना है, 8 तक करोगे तो 2 बार 100 आएगा और एक 25 और, तो 225, 225 और एक ये 00। यानी जो x रुपए की वो सेल कर रहा है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 22,500। x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 22,500। सो उसने टोटल सेल कितने की करी होगी? 10,000 ये, 22,500 ये, तो टोटल सेल जो उसने करी होगी वो करी होगी 32,500, 32,500 रुपए की। क्लियर है? अब यहीं पे कैलकुलेशन के लिए एक चीज और आप सोच सकते थे कि 96% ऑफ एक्स था 21600, 4% ऑफ एक्स निकाल लिया था 900, 4% ऑफ एक्स निकाला था 900, 4% को प्लस कर दो 96% में, 100% निकल के आ जाएगा, यानी 900 रुपए को प्लस कर दो 21,600 में, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 22,500। अब 22,500 प्लस 10,000, 32,500। सो उस केस में हम 25 का मल्टीप्लीकेशन करने से बच जाते हैं, हम सिर्फ एक छोटा सा एडिशन कर रहे हैं। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका, एक और लॉजिकल अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है बट ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच है इसलिए हमें जानना जरूरी है। दिमाग चलाना ही तो शुरू करना है, इसीलिए तो हम यहां पे आए हैं। हमें बताया गया है कि 10,000 रुपए पे वो 5% की कमीशन बनता है, जो कि कितनी हो रही है? 500। तो कंपनी को वापस कितना दे रहा होगा वो? 95%। किसका? 10,000 का। हाँ या ना? लाइकवाइज हमें बताया गया है कि जो ऊपर 10,000 के ऊपर जितनी भी वो सेल कर रहा है इस पे वो जो कमीशन रख रहा है वो कितनी कर रहा है? 4% की कमीशन रख रहा है। तो वो कंपनी को वापस पैसा कितना दे रहा होगा? रेमिट कितना कर रहा होगा? 96% वो कंपनी को वापस कर रहा होगा। यस और नो? सो इधर पे 95% वापस कर रहा है, इधर पे 96% वापस कर रहा है। इफेक्टिवली टोटल उसने वापस कितना कर दिया? 31,100 कर दिया है। अब यहां पे हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यदि यहां पे वो 5% की कमीशन ना लेकर के 5% की कमीशन ना लेकर के 4% की कमीशन लेता, 4% की कमीशन लेता तो 10,000 का 4% यानी कितना लेता? 400 रुपए। और बाकी कोई छेड़खानी नहीं होता, बाकी जैसा क्वेश्चन है वैसा का वैसा ही रहता। सिर्फ इधर पे वो 500 रुपए नहीं लेकर के कितने रुपए ले रहा है? 400 रुपए। इसका मतलब कंपनी को 5% नहीं देकर के कितना दे रहा होगा? 96%, यानी 1% ज्यादा दे रहा होगा। 1% यानी जो 500 का 400 हुआ है, तो ये जो 100 रुपए ये इसने कंपनी को ज्यादा दे दिया होगा, तो कंपनी को 31,200 रुपए दे दिए होंगे। हाँ या ना? ऐसा करने पर
वो जो टोटल रेमिट कर रहा है, टोटल जो वो रेमिट कर रहा है वो 96% है। किसका? 10,000 का भी 96% है और एक्स का भी 96% है, यानी 96% ऑफ टोटल सेल, 10,000 का भी और एक्स का भी, टोटल सेल का 96% कंपनी को रेमिट कर देगा, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 31,200 के बराबर। राइट। अब यहां से भी अगर हम 4% की वैल्यू निकालें ऑफ टोटल सेल, तो 4% 24 से काटा, 24 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 1 टाइम में 24, रिमाइंडर कितना आया? 7, 72, 3 टाइम्स में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1300। जैसे ही प्लस किया 4% और 96%, इधर 100% ऑफ टोटल सेल्स निकल के आ गया, विच इज इक्वल्स टू 31 और 1 32, 2 और 3 500। तो टोटल सेल्स उसकी निकल के आ गई 32,500। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही किया है, बस थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाया। वो थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की वजह से एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ गई। क्या दिमाग एक्स्ट्रा लगाया कि यदि वो 5% की जगह 4% रख रहा होता तो टोटल सेल का 4% कमीशन थी और टोटल सेल का 96% रेमिट कर देता। सो टोटल सेल का 96% कंपनी को दे देता। लेकिन इस सूरत में वो 31,100 नहीं दे रहा था, 10,000 का 1% यानी 100 रुपए और बढ़ा के दे रहा था। तो 31,100 की जगह 31,200 दे रहा था, जो कि टोटल सेल का 96% थी। तो 4% 24 से कैंसिल आउट किया, 4% की वैल्यू 24 से कैंसिल आउट किया, 1300 निकल के आ गई। इन दोनों को प्लस कर लिया, 100% ऑफ टोटल सेल्स 32,500 निकल के आ गई। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है। ये तो विथ प्रैक्टिस ही आएगा कि कब किस क्वेश्चन में क्या मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीके बताता हूं सो दैट यू कैन ओपन अप योर होराइजन। आप अपने दिमाग का ना एक स्कोप बढ़ाइए कि आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भी सोच सकें। ठीक, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड in English and 20% failed in both the subjects. Find the percentage of students who passed in both the subjects. देखिए ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहां पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है। सो एज टू इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी दी जा सके, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुटअप किया। इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत पूछा भी जाया करते थे। आज की डेट में सेट थ्योरी के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, यानी 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए सेट थ्योरी बेसिक्स क्या है अपन डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि कोई एक एग्जाम है जिसमें किसी एक क्लास की बात चल रही है, तो ये पूरी की पूरी जो क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास है, ये हो गई 100%। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट किया जाता है, और ये दर्शाता है पूरी की पूरी क्लास को, दैट इज 100%। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि एग्जाम में क्या हुआ, 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट यानी पूरी क्लास में से 35% जो है वो हिंदी में फेल हो रहे हैं। मान लीजिए ये वो बच्चा है जो कि हिंदी में फेल हो, ये वो बच्चा है जो कि हिंदी में फेल हो रहा है। इसकी वैल्यू हमको देके रखी हुई है, कितनी है? 35% के बराबर, राइट। और 45% बच्चा जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज बोलिए कि 20% ऐसा बच्चा है जो हिंदी में भी फेल हो रहा है और इंग्लिश में भी फेल हो रहा है, यानी दोनों में फेल हो रहा है। अब क्योंकि 35% बच्चा है जो कि हिंदी में फेल हो रहा है और बोला गया उसमें से 20% वो भी है जो इंग्लिश में भी फेल हो रहा है, तो इस गोले के बाहर तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना जो हिंदी में फेल हो रहा है। मैंने क्या माना कि पूरी क्लास की संख्या इसी के अंदर, इस पूरी क्लास की संख्या में ये वो 35% बच्चा है जो कि हिंदी में फेल हो रहा था, यानी कि इस गोले के बाहर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि हिंदी में फेल हो रहा होगा। सो इसी गोले में से कुछ ऐसा बच्चा है जो कि इंग्लिश में भी फेल हो रहा है, इसी गोले में से कुछ ऐसा बच्चा है जो कि इंग्लिश में भी फेल हो रहा है। और इंग्लिश में टोटल कितना बच्चा फेल बता रहे हैं? इंग्लिश में टोटल फेल बच्चा बता रहे हैं ये हमें 45%। और ये बच्चा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में फेल हो रहा है, ये बच्चा कितना है? ये है 20% के बराबर। ये बच्चा कितना है? 20% के बराबर। अब हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी ऐसे बच्चे बताने जो दोनों ही विषयों में पास हुए, यानी इस पूरे 8 के आकार, यानी इस पूरे 8 के आकार के बाहर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, इस पूरे 8 के आकार के बाहर जितने भी बच्चे आ रहे हैं इस क्लास के अंदर, हमें उनकी संख्या बतानी।
ठीक है। सो अगर इसको मैथमेटिकली अगर आप आज सोचने की कोशिश करें कि यार इंग्लिश में कितना बच्चा फेल हो रहा था, इंग्लिश में बच्चा फेल हो रहा था 45%, और हिंदी में कितना बच्चा फेल हो रहा था, हिंदी में फेल हो रहा था 35%। यदि मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, यदि मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, टोटल निकल के आ रहा है 80%। 80% बच्चा है जो कि फेल हो रहा है। तो टोटल 100% में से 80% बच्चा फेल हुआ, यानी वो बच्चा जो बिल्कुल फेल नहीं हुआ वो कितना निकल के आ जाना चाहिए, 20%। बट यहां पे एक चीज जो हमने मिस आउट कर दी वो क्या है कि ये जो 20% बच्चे हैं, ये वाले जो 20% बच्चे हैं, ये वाले, ये 20% बच्चों को मैं डबल से गिन रहा हूं। जब मैंने इंग्लिश के फेल निकाले तब भी इन 20% बच्चों को काउंट किया, और जब मैं हिंदी के फेल निकाल रहा हूं तब भी मैं इन 20% बच्चों को काउंट कर रहा हूं। लेकिन जब मैं क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकाल रहा था, क्लास में टोटल कितने बच्चे थे, तब मैंने हर एक बच्चे को एक एक बार ही गिनती में लिया होगा, तब मैंने हर एक बच्चे को एक एक बार ही गिनती में लिया होगा। सो व्हाइल काउंटिंग कितने बच्चे फेल हुए हैं, मैं इस सेगमेंट को 2 बार काय को काउंट करूं, इस सेगमेंट को मैं 2 बार क्यों काउंट करूं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने इस सेगमेंट को डबल से काउंट किया, तो एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो, एक बार क्या कर दो, माइनस। सो 45% बच्चा जो इंग्लिश में फेल हो रहा है, जिसमें ये 20% इंक्लूडेड है। 35% बच्चा जो हिंदी में फेल हो रहा है, जिसमें भी ये 20% बच्चा इंक्लूडेड है। टोटल हो गया 80% बच्चा, लेकिन इसमें ये 20 की गिनती मैं 2 बार कर चुका हूं। सो एक बार इस गिनती को हटा दिया, यानी 60% बच्चा ऐसा बच्चा है जो इस गोले या इस 8 के आकार के अंदर आ रहा है। या तो इंग्लिश में फेल हो रहा है, या हिंदी में फेल हो रहा है, या फिर दोनों में फेल हो रहा है। 60% बच्चा फेल हो रहा है, तो पास कितना हो रहा है, 100 में से 60% माइनस किया, सो पास्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40%। 40% बच्चा है जो कि पास हो। ठीक, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम लॉजिकली भी समझ सकते थे। क्या, इंग्लिश के अंदर जो फेल हो रहे होंगे वो 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक तो ओनली इंग्लिश, एक होगा बोथ इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी। और हिंदी के अंदर जो बच्चा फेल हो रहा है वो भी 2 सेगमेंट में बटे हुए होंगे, एक तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और दूसरा क्या, ओनली हिंदी। इंग्लिश में टोटल फेल कितना हो रहा है, 45, हिंदी में टोटल फेल कितना हो रहा है, 35, और दोनों में मिलाकर के फेल कितना हो रहा है, 20। तो 45 में से 20 तो दोनों में है, तो सिर्फ इंग्लिश में कितना बच्चा फेल हो रहा होगा, 45 में से 20 गया, यानी 25% बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हो रहा है। और सिर्फ हिंदी में कितना फेल हो रहा होगा, 35 में से 20 तो वो है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हो रहा है, तो सिर्फ हिंदी में कितना बच्चा फेल हो रहा होगा, 15% बच्चा है जो हिंदी में भी फेल हो रहा होगा, सिर्फ हिंदी में फेल हो रहा होगा। अब यदि मैं सिर्फ फेल बच्चों की गिनती करना चाहूं तो 25 बच्चे ये थे जो फेल हो रहे हैं, 15 बच्चे ये, 25 और 15 40, और 20 60 बच्चे हैं जो कि टोटल फेल हो रहे हैं। कितने में से, 100 में से। तो पास कितने हो रहे हैं, 40। कितने में से, 100 में से कितना परसेंट, 40%। क्लियर है। इसी लॉजिक को दिमाग में रखते हुए सेट थ्योरी का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी 2 सेट्स को आप जोड़ रहे हो, ये एक सेट था, ये दूसरा सेट था, तो सेट ए और सेट बी, इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हो, यानी इनका यूनियन कर रहे हो, इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हो तो ये बराबर होता है सेट ए के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है प्लस सेट बी के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यानी वो एरिया जो कि कॉमन है, उसको एक बार माइनस करना पड़ता है क्योंकि वो 2 बार आ रहा होता है। सो ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला भी है, ए यूनियन बी, दो सेट्स की यूनियन का, 2 सेट्स को प्लस करने का ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला भी है। इसे भी हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। यानी 2 प्रतियोगी के बीच चुनाव हुआ जिसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं। ठीक है,
10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, यानी जितने मतदान हुए 90%, उसमें से 10% इनवैलिड पाए गए। इनवैलिड पाए गए 90 का 10% यानी 9% इनवैलिड पाए गए, तो बचा हुआ 81% अभी भी वैलिड वोट्स है। ठीक है, आगे बताया है द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। ये जो 81% है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्री डायग्राम देखा था जहां पे हम परसेंटेजेस का बेस चेंज कर रहे थे। उसी चीज को हम लोग लेके आए और 81% तक ले आए, लेकिन अब 81% का 54% निकलवाने को कह रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं करूंगा, सो मैं यहां पे बेस चेंज कर लूंगा। तो किसी गांव में टोटल वोटर कितने होंगे? 100%। अब 100% में से 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, बचा कितना? 90%। इस 90% का 10%, 90 का 10 यानी 9%, ये वोट जो थे ये इनवैलिड थे, किसी ना किसी कारण से ये मान्य नहीं हो पाए, या तो इंक सही नहीं लगी थी, या दो चिन्हों के बीच में मोहर लगी होगी, किसी भी कारण से ये वोट हो गए इनवैलिड, इनकी गिनती नहीं की गई। अब बचे कितने? 90 में से 9 चला गया तो बचे कितने? 81%। अब इस 81% ये एक्चुअल वो वोट्स हैं जिन्हें गिनती में लिया जा रहा है। इसमें से 54% मिले हैं एक को जो जीत रहा है, और बचे हुए 46% मिल रहे होंगे जो हार रहा है उसको। यानी कि ये अपने आप में कितना हो गया? 100%। यहां पे आके बेस चेंज कर रहा हूं, तो विनर को मिला कितना? 54%, और जो हारा होगा 100 में से 54 इधर आ गया, तो हारे हुए वाले को कितना मिलेगा? 46%। अब एक चीज बताइए क्वेश्चन में, वो क्या है कि जो जीत रहा है वो जीत रहा है बाय मेजॉरिटी ऑफ 1620, यानी 1620 मतों की बहुमत से जीत रहा है। तो ये जो जीता है इसको प्रतिशत में अगर हम देखें कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं, प्रतिशत में देखें तो 8% वोट ज्यादा मिल रहे हैं, और असली में क्वेश्चन में कितना बताया हुआ है? 1620 वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 1620 वोट 8% के बराबर है, तो यहां से अगर हम 4% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 810। 4% की वैल्यू 810 है, तो 100% बनाने के लिए इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का 10 में मल्टीप्लीकेशन किया तो 250 वो हो गया। 25 का 8 में मल्टीप्लीकेशन किया तो 200 और डबल जीरो यानी 20,000। 20,000 और 250 यानी 20,250 वोट्स। 20 यानी 100% की वैल्यू 20,250 के बराबर है। अब ये जो 20,250 है ये एक्चुअली में कितना है? 81%। हमें निकालना है कि टोटल वोटर्स कितने थे वोटर लिस्ट में, तो 81% की वैल्यू इतनी है। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 20250 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाइड बाय 100। 9 से कैंसिल आउट किया 9 टाइम्स, 9 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स में 18, 22, फिर 2 टाइम्स में 5 एंड ये 0। फिर से 9 से कैंसिल आउट किया 1 टाइम, 9 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, 5 एंड 0। 250 250 इंटू 100 यानी कि 25,000। तो टोटल वोटर्स उस वोटर लिस्ट में एनरोल्ड जो थे उनका नंबर कितना निकल के आ गया? 25,000 वोटर्स एनरोल्ड थे उस वोटर लिस्ट। यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने ट्री वाला स्ट्रक्चर लिया, बेस चेंज नहीं किया, लेकिन जहां पे जाके मुझे लगा कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है वहीं पे मैंने बेस चेंज कर दिया और कैलकुलेशन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? हम फ्रैक्शंस की हेल्प भी ले सकते थे। फ्रैक्शंस की हेल्प कैसे लेते? हमें पता है 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी? 1। इसमें से 10% ने तो वोट डाला ही नहीं, 1 में से 1/10 ने तो वोट नहीं डाला, तो बचा कितना? 9/10। ये अपने आप में कितना होगा? 100% यानी 1। इसमें से 10% वोट अमान्य हो गए, 1 में से 1/10 अमान्य हो गए, यानी बचा कितना? 9/10। किसका 9/10? जो बचा था 9/10, इसका 9/10 वोट्स डल रहे हैं। अब 9/10 का 9/10, 90% का 90% एक्चुअल वोट्स हैं जो कि डल रहे हैं। इसमें से एक को मिल रहे हैं 54% और दूसरे को मिल रहे होंगे 46%। तो 54% और 46%, इसका डिफरेंस कितना होता है? 8% का। 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25।
यानी 90% के 90% का 8% जो कि उन दोनों के बीच के मतों का अंतर होगा, उसकी वैल्यू देके रखी हुई है क्वेश्चन में 1620। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देके रखी है? 1620। हमसे पूछा है 100% यानी टोटल मतदाता 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 9 इंटू 9 81, 81 का 2 गुना 162, 162 से 162 कैंसिल किया, कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। ये 2 जीरोस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 इंटू 2 जीरोस यानी 1000, और 25 और जाकर के मल्टीप्लाई हो गए यानी 25,000। सो टोटल वोटर्स एनरोल्ड ऑन दी वोटर्स लिस्ट निकल के आ गया कितना? 25,000। ये कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े नंबर्स नहीं बन रहे होते, इसमें सारे छोटे छोटे नंबर्स बन रहे होते हैं और आपको कैंसिलेशन ही करते चले, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है A, B and C are partners in a business. A receives 2/5 of the total profit and the remaining profit is divided equally between B and C. A's income increases by rupees 400 when the profit percentage rises from 5% to 10%. Then find the investment made by B. Find the investment made by B. ठीक है, देखिए 3 लोग हैं बिजनेस में, ए, बी और सी। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट के अगर 5 हिस्से कर दो तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्से ए को प्राप्त हुए। तो प्रॉफिट शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट शेयरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 5 पार्ट्स का। इन 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट दे रहे हो आप प्रॉफिट किसको? ए को। बचा कितना पार्ट? 3 पार्ट। वो रिमेनिंग प्रॉफिट बी और सी में बराबरी से बट रहा है, यानी वो 3 पार्ट्स बी और सी में आप बराबरी से बांट रहे हैं। ठीक, यहां तक हम सब साथ हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो इनकम है, ए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही इनकम है, वो बढ़ जा रही है। कितने से बढ़ रही है? 400 रुपए से। कब? जब प्रॉफिट परसेंटेज यानी बिजनेस में हो रहा लाभ 5% से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 10%। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अगर बिजनेस में पहले 5% का लाभ हो रहा था, इसका मतलब क्या? इसका मतलब पहले तो इस चीज को समझ लें कि 5% के लाभ का मतलब क्या। मान लीजिए ए ने लगाया है 200 रुपए और बी और सी ने मिलाकर के लगाया है 300 रुपए। ठीक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है कितना? 500 रुपए। अब मैं कह रहा हूं कि भैया टोटल पे हो रहा है आपको 5% का प्रॉफिट। 5% ऑफ टोटल कितना निकल के आया? 25 रुपए। ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए और बी सी में बंटना चाहिए। किस रेशियो में बंटना चाहिए? 2:3 के रेशियो में बंटना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, तो उसी रेशियो में प्रॉफिट भी बचना चाहिए। यानी 5 पार्ट्स की वैल्यू 25 हो गई, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी? 5, तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 10, और 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी? 15। तो ए को जो प्रॉफिट मिल रहा है, ए को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने परसेंटेज का मिल रहा है? 200 का 10% होता है 20, और 20 का आधा यानी 10% का आधा 5% होता है कितना? 10। तो ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो कितना रहा है? 5%। और यहीं पे अगर मैं बी और सी की मिलाकर के बात करूं तो 15 रुपए 300 का कितना परसेंट होता है? तो 15 रुपए 300 का 5% होता है। तो बी और सी को भी प्रॉफिट में कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था? टोटल प्रॉफिट भी तो 5% हो रहा था। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था? 5% हो रहा था। ये चीज मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो एवरेज ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर 5% का प्रॉफिट था तो ए को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5% मिलेगा, बी को उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5% मिलेगा, और सी को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5% मिलेगा। लेकिन तीनों को 5% ही प्रॉफिट मिलेगा, एवरेजिंग ही होगी वहां पे। और यदि प्रॉफिट बढ़ के 10% हो गया, 5% से बढ़ा 10% हो गया, तो भले टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन ए का इंडिविजुअली प्रॉफिट भी 5 से बढ़ के 10 होगा, बी का इंडिविजुअली प्रॉफिट भी 5 से बढ़ के 10 होगा, लाइकवाइज सी का भी प्रॉफिट इंडिविजुअली 5% से बढ़ के 10% हो जाए। अब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। हमें पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3:5। 5 डिनोट कर रहा है टोटल, 3 डिनोट कर रहा है बी और सी का, और 2 डिनोट कर रहा है ए का प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, टाइम की कोई बात करी नहीं गई है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या होगा, 2:3। 2 डिनोट करेगा ए की इन्वेस्टमेंट को, 3 डिनोट करेगा बी और सी की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट को, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, 5 पार्ट्स की ही होगी। करेक्ट। अब जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़ के कितना हो गया, 10%। यानी टोटल प्रॉफिट पहले हो रहा था 5% का, अब बढ़ के हो गया कितना, 10%। यानी टोटल प्रॉफिट में इंक्रीज कितना हुआ, 5% का इंक्रीज हुआ। तो ए की इन्वेस्टमेंट, जितना भी ए ने इन्वेस्ट किया होगा उस पर भी 5% का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। ए ने जितना भी इन्वेस्ट किया था अपने आप में 100 है, इसका 5%, 5% ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट, इतना उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि कितने के बराबर देके रखा हुआ है, 400 रुपए के बराबर। 5% की वैल्यू अगर 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 8000। 100% की वैल्यू कितनी, 8000। इसका मतलब ए जो इन्वेस्ट कर रहा था, कितना इन्वेस्ट कर रहा था, 8000 इन्वेस्ट कर रहा था। अब क्वेश्चन लेकिन हमसे पूछ रहा है, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी। बी की इन्वेस्टमेंट पूछने लग गया, ए की नहीं पूछ रहा। तो मुझे ये पता है कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स की वैल्यू 8000 है। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000, और 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पार्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 12000। तो 12000 की इन्वेस्टमेंट है बी और सी की मिला करके, 12000 की इन्वेस्टमेंट है बी और सी की मिला करके। बट क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज देके रखी हुई है कि प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी जो है वो प्रॉफिट को बराबरी से बांट रहे हैं, बराबरी से बांट रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब कि बराबरी से निवेश भी कर रहे होंगे। तो 12000 बराबरी से 2 जने निवेश कर रहे हैं, यानी हर व्यक्ति 6,000 निवेश कर रहा होगा। तो बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 6000 रुपीज की होगी। क्लियर है। विद दिस हम लोग परसेंटेज टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अब हम परसेंटेज की एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे अगली क्लास ऑनवर्ड्स। थैंक यू क्लास।